Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, I welcome you all again. मैं हूं केमिस्ट्री ट्यूटर आपका यासिर सर, और आज का हमारा वीडियो लेक्चर नंबर 23 है। हम थर्मोडायनेमिक्स यूनिट डिस्कस कर रहे हैं और आज का हमारा वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज गिब्स फ्री एनर्जी। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जिस टॉपिक का नाम है गिब्स फ्री एनर्जी, या उसको गिब्स एनर्जी भी कहते हैं। गिब्स जो है ये साइंटिस्ट का नाम था, एंड फ्री एनर्जी का कॉन्सेप्ट हम आपको आज के टॉपिक में देंगे। देखिए, अगर आपको याद होगा, हम जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे स्पॉन्टेनिटी का। अगर आप सबको याद है, हम स्पॉन्टेनिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, यानी कि हम फिजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे। हम ये बता रहे थे आपको दैट थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से कौन सी प्रोसेस फिजिबल है, हो सकती है, और कौन सी प्रोसेस नहीं हो सकती है। ठीक है ना। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था, हमने कुछ स्टेट फंक्शंस लिए थे, कुछ फैक्टर्स लिए थे, जिनके बेसिस पे हम ये डिसाइड करते हैं कि क्या प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा या नहीं होगा। तो पहला फैक्टर जो उसमें था, जो हमने डिस्कस किया, वो था एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी। उसमें जो पहला कॉन्सेप्ट था वो था चेंज इन एंथैल्पी, यानी कि एंथैल्पी का कॉन्सेप्ट अगर आपको याद होगा, हमने डेल्टा एच आपको जो है ये एक क्राइटेरिया लिया था फॉर डिसाइडिंग द स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ प्रोसेस। और हमने ये कहा था दैट अगर एक प्रोसेस के लिए, कोई भी प्रोसेस हो, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो, अगर उस प्रोसेस के लिए डेल्टा एच का वैल्यू नेगेटिव है, अगर कोई ऐसा प्रोसेस है जिसके लिए डेल्टा एच का वैल्यू नेगेटिव है, यानी कि रिएक्शन जो है प्यारे बच्चों वो है एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का क्या मतलब है? जिसमें हीट एनर्जी इवॉल्व होती है, बाहर जाती है, एग्जिट होती है। मतलब क्या इसका मतलब, अगर आपके पास एक रिएक्टेंट है, इन रिएक्टेंट्स ने क्या किया, इन्होंने कंबाइन करके क्या बनाया प्यारे बच्चों, प्रोडक्ट्स बनाया, और प्रोडक्ट्स के बनने के दौरान इन्होंने एनर्जी रिलीज की। यानी कि उस सिस्टम में जिसमें एनर्जी रिलीज हुई तो उसका एनर्जी कंटेंट कम हो गया। तो एनर्जी कंटेंट कम हुआ, रिलीज हुआ, तो एंथैल्पी में जो है वो डिक्रीमेंट हुआ। तो हम लिखते हैं डेल्टा एच नेगेटिव है। तो सिंस डेल्टा एच उनमें नेगेटिव है, इसलिए हम कहते हैं वो प्रोसेस फिजिबल होती है, वो प्रोसेस जो है वो स्पॉन्टेनियस होती है। यानी कि फर्स्ट हमने एंथैल्पी फैक्टर लिया फॉर डिसाइडिंग द स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ प्रोसेस, और वहां पे हमने ये देखा दैट जिन प्रोसेसेस के लिए डेल्टा एच का वैल्यू नेगेटिव हो, यानी कि सिस्टम का जो है एनर्जी कंटेंट, जाहिर सी बात है, एवरी सिस्टम वांट्स टू गेट स्टेबल, एंड इफ इट डिक्रीजेस इट इज एनर्जी, इट विल गेट स्टेबिलिटी। एंड हमने उनमें एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आपको डिस्कस की थी, पॉइंट नंबर फर्स्ट। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट हमने ये डिस्कस किया था दैट अगर सर कोई प्रोसेस ऐसी है, अगर कोई प्रोसेस ऐसी है जिसका डेल्टा एच का वैल्यू नेगेटिव नहीं बल्कि पॉजिटिव है, यानी कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक नहीं बल्कि क्या है, एंडोथर्मिक। सर एंडोथर्मिक रिएक्शन में तो एनर्जी कंटेंट इंक्रीज हो जाता है, बिकॉज यहाँ पे एंडोथर्मिक है। व्हाट डज इट इंडिकेट? इट मीन्स अगर आपके पास रिएक्टेंट है, आप कहोगे रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट बना रहा है, लेकिन इस रिएक्टेंट को क्या हमें करनी पड़ेगी, हमें इस रिएक्टेंट को सपोज हीट देनी पड़ेगी, हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब आपने एनर्जी दी तो बताओ एंथैल्पी में इंक्रीमेंट हुआ कि डिक्रीमेंट हुआ? इंक्रीमेंट हुआ, तो इसका मतलब वहां पर डेल्टा एच पॉजिटिव आता है, वही तो मैंने ऊपर लिखा। सर यहाँ पे तो एनर्जी इंक्रीज हो गई, तो उस हिसाब से तो एंडोथर्मिक रिएक्शन होनी नहीं चाहिए थी, लेकिन एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती है। हम इस पर काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं। मेरे पास डस्टर नहीं है, जस्ट वेट ए सेकंड। तो मैंने कहा आपको दैट सर फिर तो एंडोथर्मिक रिएक्शन होनी नहीं चाहिए थी, तो इसका मतलब है एंथैल्पी फैक्टर सोलली ये डिटरमिन नहीं कर सकता है कि एक प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो या नहीं हो। फिर हमने क्या कहा, हमने कहा नहीं सर, हमें क्या करना है काम, हमें दूसरा टर्म जो देखना पड़ेगा, यानी कि हमें दूसरा फैक्टर देखना पड़ेगा जिससे हम स्पॉन्टेनिटी एक प्रोसेस की अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और दूसरा फैक्टर जो था हमने कहा वो है एंट्रोपी, एंट्रोपी फैक्टर, या बेटर टू कॉल इट चेंज इन एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी। इस पे हम 3 वीडियो लेक्चर्स अपलोड कर चुके हैं, यानी कि हम डेल्टा एस की बात कर रहे हैं। एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट क्या है? डिग्री ऑफ रैंडमनेस। जहां पे डिसऑर्डर क्रिएट हो, रैंडमनेस ज्यादा हो, हम कहते हैं उस सिस्टम में एंट्रोपी इंक्रीज होती है। एंट्रोपी के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है कि अगर आप डेल्टा एस निकालना चाहते हो, हम निकालते हैं एस फाइनल माइनस एस इनिशियल, या अगर आपको रिएक्शन में निकालना हो डेल्टा एस, तो हम लिखते हैं डेल्टा एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट्स। ये बहुत से तरीके हैं निकालने के लिए, ठीक है ना।
तो एंट्रोपी जहां पे इंक्रीज होगी, हमने कहा अब नहीं सर दूसरा फैक्टर चेंज इन एंट्रोपी है, अगर कहीं पे रैंडमनेस सिस्टम में इंक्रीज हो गई तो रैंडमनेस की वजह से भी स्टेबिलिटी आती है। मतलब कि अगर सिस्टम में डेल्टा एस ग्रेटर देन जीरो है, यानी कि क्या वैल्यू है, पॉजिटिव है, तो हम उन प्रोसेसेस को स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस कहते हैं, मैं डिस्कस कर चुका हूं। अगर सर डेल्टा एस का वैल्यू लेस देन जीरो है, यानी कि ये नेगेटिव में आ रहा है, तो उस टाइम उस प्रोसेस को नॉन स्पॉन्टेनियस कहते हैं, यानी कि एंट्रोपी क्राइटेरिया के हिसाब से वो प्रोसेस नहीं होगी। ठीक है, और कुछ प्रोसेस ऐसी है जहां पे डेल्टा एस चेंज ही नहीं होता इक्वल टू जीरो, ठीक है ना, तो वो प्रोसेस रिवर्सिबल प्रोसेस में होती है जब वो सिस्टम इक्विलिब्रियम पे पहुंचता है। ये चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब यहां पे एक क्वेश्चन है, सर अगर हम एंथैल्पी टर्म खाली लेंगे, एंथैल्पी टर्म, एंथैल्पी फैक्टर, एंथैल्पी क्राइटेरिया को अगर हम खाली अंडरस्टैंड करेंगे तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस पॉसिबल नहीं होनी चाहिए थी, बट वो हो रही है। इसका मतलब है हमने फिर एंट्रोपी कॉन्सेप्ट आपके सामने लाया, तो एंट्रोपी के हिसाब से, खाली एंट्रोपी के हिसाब से जो सिस्टम्स हाईएस्ट डिसऑर्डर की तरफ जाते हैं, यानी कि रैंडम स्टेट की तरफ जाते हैं, जिनमें रैंडमनेस इंक्रीज होती है, यानी कि जिनका डेल्टा एस का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो हो, पॉजिटिव है, सर वो प्रोसेस होगी, वो स्पॉन्टेनियस होगी। सर जिनका नेगेटिव होगा फिर तो वो होनी नहीं चाहिए, जाहिर सी बात है वो नॉन स्पॉन्टेनियस है। अब देखिए यहां पे मान लीजिए अगर मैं लूंगा, देखिए आराम से समझना, मैं लूंगा वाटर, वाटर को मैं कहूंगा कि वाटर कन्वर्ट हो गया इनटू वाटर वेपर। बड़े आराम से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कौन सी प्रोसेस हो रही है, मतलब इवोपरेशन हो रहा है, मतलब वेपोराइजेशन हो रहा है। आप मुझे बताओ, अगर यहां पे इसकी एंट्रोपी जो है मैं लिखूंगा एस इनिशियल या S1, और वाटर वेपर की जो एंट्रोपी होगी मैं लिखूंगा S2। अब आपको कहा जाएगा चेंज इन एंट्रोपी निकालिए डेल्टा एस, तो आप क्या निकालेंगे, सर डेल्टा एस विल बी इक्वल टू S2 माइनस S1, सिंपल सी बात है, यही होगा ना। खुद बताइए आप ज्यादा डिसऑर्डर कहां पे होगा, आपको पता है ना वाटर में मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ जो होते हैं एसोसिएशन में होते हैं ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लेकिन जो ही उनको हीट मिलता है, जाहिर सी बात है यहाँ पे हीट देना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा हीट तो लेगा ये, ठीक है ना। तो जब ये वेपर में कन्वर्ट होगा ना, वेपर क्या होता है, वाटर का गैशियस फॉर्म होता है, तो उस गैशियस फॉर्म की वजह से क्या होता है, वो वेपर्स भागने लगेंगे, मतलब उनकी रैंडमनेस इंक्रीज हो जाएगी, डिसऑर्डर डिक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब है S2 जो है ना वो ग्रेटर देन S1 हो जाएगा, S2 will be greater than S1. Why? Because the randomness of water vapor is greater than the degree of randomness of water. जाहिर सी बात है, तो बताओ इसका वैल्यू क्या आएगा, therefore डेल्टा S का वैल्यू सिंस ये वाला ग्रेटर है तो इट विल बी ग्रेटर देन जीरो, यानी कि इसका वैल्यू क्या हुआ, वो पॉजिटिव हुआ। कितनी डिस्टर्बेंस है यहाँ पे, जस्ट वेट ए सेक। ओके, नाउ लिसन, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एंट्रोपी इंक्रीज होगी, यानी कि रैंडमनेस अगर इंक्रीज हो गई तो हमें कोई इशू नहीं है, एंट्रोपी कॉन्सेप्ट के हिसाब से वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। और आपको पता है वाटर का जब इवोपरेशन होता है ना वाटर वेपर में, तो दैट प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस, दैट टेक्स प्लेस इन नेचर। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात सुनिए, अगर मैं वाटर वेपर से वापस वाटर में जाना चाहूं, यानी कि ये प्रोसेस क्या होगी, देखिए ये प्रोसेस जो होगी ये होगी वेपोराइजेशन। वाटर का वाटर वेपर में कन्वर्ट होना, वेपोराइजेशन, दैट्स अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, बिकॉज एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है तो फेवरेबल है। क्या वाटर वेपर वापस वाटर में कन्वर्ट होना चाहिए, देखो पहली बात अगर आप देखेंगे, अगर वाटर वेपर वापस कन्वर्ट होगा वाटर में, तो इस टाइम इसके केस में अगर आप डेल्टा एस निकालेंगे ना, तो डेल्टा एस इस टाइम S1 माइनस S2 आ जाएगा, बिकॉज फाइनल एंट्रोपी आपको ये वाली लेनी है, उस टाइम इनिशियल एंट्रोपी ये होगी। तो उस टाइम अगर आप देखोगे वाटर की एंट्रोपी वाटर वेपर से कम है, वाटर की एंट्रोपी जो है वो वाटर वेपर से कम है, जाहिर सी बात है, तो उस टाइम आप बताइए क्या आएगा, डेल्टा एस आएगा ना लेस देन जीरो, यानी कि डेल्टा एस का वैल्यू वहां पे आएगा नेगेटिव। इसका मतलब क्या हुआ, क्या एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है, सर रैंडमनेस तो डिक्रीज हो रही है, एंट्रोपी तो डिक्रीज हो रही है, ये तो डिसऑर्डर से ऑर्डर में आ रहा है, ये प्रोसेस तो होनी नहीं चाहिए। बट आप नेचर में देख रहे हो कंडेंसेशन प्रोसेस होती है, यानी कि वाटर वेपर्स वाटर में चेंज होते हैं,
आप नेचर में देखिए, वेपर जब राइज होते हैं एटमॉस्फेयर में, उनकी कूलिंग हो जाती है तो वो वापस में वाटर में चेंज हो जाते हैं, दैट कम्स टू द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ रेन. तो दैट मीन्स इफ दैट हैपन्स, दैट्स अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. बट डेल्टा एस वहां पे, यानी कि एंट्रोपी कॉन्सेप्ट वहां पे उस फिनोमिनन को एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा. तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं आपको, देर आर मेनी प्रोसेसेस इन द यूनिवर्स, देर आर मेनी प्रोसेसेस इन द नेचर विच कैन बी एक्सप्लेनड on the basis of sometimes enthalpy alone, that is for exothermic processes. There are some processes which can be explained on the basis of entropy change, that means for the entropy change, if it is positive the process will be spontaneous. But there are certain processes which cannot be explained either by enthalpy term alone or by entropy term alone. That's why scientists try to find out that there should be another important term, there should be another important factor that should be responsible for determining the spontaneity of a process, and that thermodynamic function is called as Gibbs free energy. My dear students, very important concept. The third important thermodynamic function which has been introduced in order to explain the spontaneity of a process, that is the Gibbs free energy. सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखेंगे आप, दैट गिब्स फ्री एनर्जी जो है, पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन दूंगा, बाद में मैं आपको इसको बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा. पहले मैं डेफिनेशन लिखूंगा, बाद में हम इसकी बात करेंगे. यहां पे आज आपको गिब्स फ्री एनर्जी का कॉन्सेप्ट पूरा 100% क्लियर होगा और इसमें कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है ना. और दूसरी बात आप याद रखेंगे दैट इट्स अ थर्मोडायनेमिक फंक्शन, इट्स अ स्टेट फंक्शन, इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ अ सिस्टम. जब भी आप अब आगे थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ेंगे और आपको बताया जाएगा कि हमें ये बताइए कि क्या प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नहीं है, तो वहां पे हम सीधा सीधा गिब्स फ्री एनर्जी की बात करेंगे. तो गिब्स फ्री एनर्जी क्या है, मैं यहां पे लिखूंगा, इट इज डिफाइंड as the it is defined as the energy available in the free form to do the useful work. फिलहाल ये कॉन्सेप्ट आपको या ये डेफिनेशन में भी आपको समझ नहीं आई होगी, तो मैं इस चीज को क्लियर करूंगा. गिब्स फ्री एनर्जी है क्या? हम कहते हैं गिब्स फ्री एनर्जी जो है ये डिफाइन किया जाता है, एक ऐसी एनर्जी है जो अवेलेबल रहती है फ्री फॉर्म में, यानी कि ये फ्री होती है. फ्री किस लिए होती है? इन ऑर्डर टू डू द यूजफुल वर्क, हमें इससे एक अच्छा काम लेना होता है. मैं अभी समझाऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा मैं. इट इज डिनोटेड बाय द कैपिटल लेटर जी से इसको डिनोट किया जाता है. दूसरी बात, इट इज अ स्टेट फंक्शन. ये क्या है प्यारे बच्चों? ये स्टेट फंक्शन है. स्टेट फंक्शन का क्या मतलब होता है सर? जिसका चेंज इन वैल्यू खाली इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करता हो, यानी कि इसका जो वैल्यू है that will only depend upon the initial and the final state of a system. It does not depend upon the path through which the system has changed from initial to final. Fine. And third important factor is that it is an extensive property. ये extensive property है. अब देखिए इंपॉर्टेंट बात, अगर ये स्टेट फंक्शन है तो हम ज्यादा किस में इंटरेस्टेड होते हैं? डेल्टा जी में. यानी कि इसका डेल्टा जी जो वैल्यू होगा ना, वो डिपेंड करेगा इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पे. लेकिन अब यहां पे समझिए, ये सर ये फ्री एनर्जी क्या बोला आपने, ये तो समझ ही नहीं आया है. तो एनर्जी का कॉन्सेप्ट अब देखिए, ये किस टर्म से रिप्रेजेंट किया जाता है? जी से. देखो अब जी किसके बराबर होता है, देखिए जी किसके बराबर होता है? हमारे पास जो टोटल कंटेंट ऑफ एनर्जी होता है ना सिस्टम में, इस बात को समझिए, हमेशा के लिए समझिए इस बात को. मैं यहां पे लिखूंगा, मान लो ये हमारे पास एक सिस्टम है. इस सिस्टम में क्या है? मान लो गैस है. कोई भी सिस्टम है, मान लो गैस है. ये मान लो इसमें गैस के मॉलिक्यूल्स हैं. एक एनर्जी जो इंटरनली प्रेजेंट होती है ना गैस की प्यारे बच्चों, वो एनर्जी होती है, उसको कहते हैं इंटरनल एनर्जी, जो इनहेरेंट होती है. वो मैं पढ़ा चुका हूं आपको.
लेकिन जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी कंटेंट होता है इसमें, टोटल, नॉट इंटरनल एनर्जी को इंक्लूड करके जो बाकी अमाउंट इसमें होता है, टोटल एनर्जी कंटेंट, टोटल एनर्जी, या मैं उसको ऐसे भी कह सकता हूं हीट कंटेंट, टोटल एनर्जी और हीट कंटेंट जो अंदर प्रेजेंट होता है ना, वो पता है क्या है, उस एनर्जी कंटेंट को हम कहते हैं एंथैल्पी। अगर आपको याद होगा एंथैल्पी किसके बराबर होता है, अगर आपको याद होगा एंथैल्पी जो है वो बराबर होता है इंटरनल एनर्जी यू प्लस प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। अगर आपको याद होगा, ये मैंने पढ़ाया आपको। तो हमारे पास जो टोटल एनर्जी प्रेजेंट होती है सिस्टम में, दैट इज एंथैल्पी, दैट इज एच, दैट इज एच। देखिए ध्यान से समझना मैं क्या बोलने जा रहा हूं। मान लो मेरे पास है 1 करोड़ रुपया, बात समझ रहा, मेरे पास कितना है, मेरे पास है सर 1 करोड़ रुपीज, 1 करोड़, मेरे पास 1 करोड़ रुपीज है, ये मेरे पास टोटल वर्थ है प्रॉपर्टी की। कितनी प्रॉपर्टी है मेरे पास, 1 करोड़। कितना टोटल प्रॉपर्टी है सिस्टम के पास, एंथैल्पी एच। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये 1 करोड़ जो मेरे पास टोटल है, मैं चाहता हूं, मुझे अल्लाह ने अमीर बनाया, आप सबको भी अमीर बनाए, पैसों से नहीं, दिल से ज्यादा अमीर बनोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। मान लो हमारे पास 1 करोड़ प्रॉपर्टी है, मेरे पास 1 करोड़ प्रॉपर्टी है, ये मेरी टोटल वर्थ है, इनकम, ठीक है। मैं क्या करना चाहता हूं, जब अल्लाह किसी को देता है ना, तो उसको दूसरों की हेल्प करनी चाहिए। मतलब अगर आप हेल्प करने की सूरत में है, अल्लाह ने आपको ऐसा बनाया है कि आप किसी दूसरे की हेल्प कर सकते हो, तो वी ऑलवेज शुड हेल्प, बिकॉज इससे एक तो अल्लाह खुश होता है, आपके दिल को सुकून भी मिलेगा। अब पॉइंट पे आ जाइए, मेरे पास 1 करोड़ रुपया है, मैं 1 करोड़ रुपये में क्या करता हूँ काम, मुझे मुझे यूजफुल काम करना है, बात समझिए, मुझे क्या करना है, यूजफुल काम करना है, मुझे यूजफुल काम करना है। मतलब सर मैं चैरिटी करना चाहता हूँ, मैं चैरिटी करना चाहता हूँ, मैं लोगों की मदद करना चाहता हूँ, ये मैं यूजफुल काम करना चाहता हूँ। हर कोई चाहता है मैं यूजफुल काम करूँ, मैं कोई अच्छा काम करूँ, नेक काम करूँ। क्या मैं सारा पैसा नेक काम में डाल दूंगा, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मान लो मैंने क्या किया, मैंने 60 लाख या मान लो मैंने 50 लाख नेक काम करने के लिए रख दिए, तो ये अमाउंट जो, यानी कि फॉर एग्जांपल 50 लाख जो है, ये अमाउंट क्या करना है मुझे, ये मुझे फ्री रखना है, इसको मुझे छेड़ना नहीं है, ये मैंने चैरिटी के लिए रखना है। बाकी 50 जो बचा, बाकी 50 जो बचा, उसको क्या करना है मुझे, उसको मैं, वो मेरी इंडिपेंडेंस के लिए, वो मेरी इंडिपेंडेंस के लिए, वो मेरी फ्रीडम के लिए, पर्सनल फ्रीडम, पर्सनल फ्रीडम और पर्सनल इंडिपेंडेंस के लिए क्या करना है मुझे, मुझे 50 लाख मैंने रखे। डिपेंड करता है, आप 30 लाख भी रख सकते हो, 10 लाख भी रख सकते हो, मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, बताइए। क्योंकि मैं 1 करोड़ सारा का सारा रुपया चैरिटी में नहीं दे सकता, मैं तो खुद सड़क पे आ जाऊंगा, बात समझ आ रही है ना, ठीक है ना। मैं सारा चैरिटी दूंगा तो मैं ऐसा ना रहूं कि मैं खुद चैरिटी के लिए बन जाऊं, यार मुझे चैरिटी दे दो, नहीं, ऐसा नहीं करना है। तो मैं अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपनी इंडिपेंडेंस के लिए कुछ अमाउंट ऑफ पैसे रखूंगा। मैंने 50 लाख, सपोज मैंने 50 लाख जो है अपने लिए रखे, ये वाला 50 लाख काउंट नहीं होगा, यानी कि ये मुझे इंडिपेंडेंस के लिए, सपोज मेरे बच्चों के लिए, मेरी माँ के लिए, मेरे बाप के लिए, ये मुझे घर में जो है फर्निशिंग करानी है, मुझे बाकी काम करवाने हैं, तो ये मुझे रखना है। मुझे कल बाहर जाना है, मुझे गाड़ी खरीदनी है मान लो, या मुझे गाड़ी में पेट्रोल चाहिए, तो उसके लिए तो मेरे पास पैसे होने चाहिए ना, तो वो मैंने फ्रीडम के लिए रखे, इसको छोड़ के, लेकिन है ये पैसे ही। तो उस सो टोटल अमाउंट कितना था मेरे पास, 1 करोड़। टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी सिस्टम के पास कितनी होती है, वो है उसकी एंथैल्पी, दैट इज एच। अब देखो, आपको एच में से कितना काटना है पर्सनल इंडिपेंडेंस के लिए, मान लो वो 50 लाख है, तो इसमें से जो काटा जाता है, इसमें से जो काटा जाता है, जो सिस्टम अपने लिए काम करता है, जो सिस्टम अपने लिए काम करता है ना, अपने लिए मतलब एक्सपेंशन होता है, बाकी बाकी चीजें होती है सिस्टम में, वो अमाउंट ऑफ एनर्जी कितना होता है, वो होता है इंटू टी इंटू डी इंटू एस। या मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, दैट इज इक्वल टू डेल्टा टी डी एस। देखिए डेल्टा टी टी एस, मैं ऐसे लिखूंगा डेल्टा टी एस, पहले बात को समझना है, या चलिए फिलहाल डेल्टा में बात नहीं कर रहा हूं। दैट इज इक्वल टू टी इंटू एस, दैट इज इक्वल टू टी इंटू एस। एस क्या है, एंट्रोपी, शाबाश। एस क्या है, एंट्रोपी। एच क्या है, एच तो एनर्जी कंटेंट है ना। जी क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी, एनर्जी है, ये भी एनर्जी ही है, ये टर्म भी एनर्जी है। देखो कैसे एनर्जी है, देखो कैसे एनर्जी है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ,
अगर आप देखोगे T इंटू एस, यही मैंने लिखा ना T इंटू एस, T इंटू एस एनर्जी ही है। देखिए T का यूनिट क्या होता है, सपोज केल्विन, तो केल्विन। अगर आप देखोगे ना एंट्रोपी, S जो होता है हम डिपेंड ऐसे करते हैं, S इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई एन इंटू टी। नंबर ऑफ मोल्स भी डाल दो, आपकी बुक में नहीं लिखा होगा लेकिन डाल दो। तो क्यू का क्या है, देखो क्यू डिवाइडेड बाई टी, इसका है ना जूल्स पर मोल, जूल्स, क्यू का जूल है, नंबर ऑफ मोल्स का मोल है, और पर केल्विन ये ऐसे आ जाएगा पर केल्विन। देखो ये पर केल्विन और ये केल्विन कट गया, तो बताओ टी एस का क्या यूनिट आया, दैट इज जूल पर मोल। जूल पर मोल, पर मोल में कितनी एनर्जी, जूल, तो बेसिकली एनर्जी क्वांटम टर्म है। तो टोटल एनर्जी टर्म जो थी आपके पास, दैट इज एंथैल्पी, उस टर्म में से पर्सनल इंडिपेंडेंस के लिए जो आपने रखा दैट इज टीएस, वो आपने बाहर छोड़ा, दैट इज दिस। बाकी जो बचा वो कितना बचा सर, H माइनस टी एस, दैट इज द अवेलेबल एनर्जी विच इज कॉल्ड एज फ्री एनर्जी। और इस फ्री एनर्जी से क्या करना चाहते हो आप सर, काम करना चाहते हैं, चैरिटी करना चाहते हैं, यूजफुल काम करना चाहते हैं, दैट्स व्हाई वी कॉल दैट एज गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी, अब डेफिनेशन पे आ जाओ, इट इज डिफाइंड एज द एनर्जी अवेलेबल, देखिए it is defined as the energy available in the free form to do the useful work, to do the useful work। सबको क्लियर हुआ? तो व्हाट इज गिब्स फ्री एनर्जी सर, गिब्स फ्री एनर्जी सिस्टम में एक ऐसी अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जो अवेलेबल रहती है जरूरी काम करने के लिए। ये जो मैंने कहा ना टू डू द यूजफुल वर्क, ये जो मैंने ऐसे कहा टू डू द यूजफुल वर्क, ये यूजफुल वर्क P डेल्टा V वर्क नहीं होती, ये बात याद रखना। हम कहते हैं ना W इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल ऑफ P इंटू डी वी, ऐसे लिखते हैं ना, तो इंटीग्रल करके बाद में हम लिखते हैं दैट W इज इक्वल टू माइनस ऑफ P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V, यही लिखते हैं ना P इंटू डेल्टा V। लेकिन ये यूजफुल वर्क P इंटू डेल्टा V नहीं होती, इसीलिए इस यूजफुल वर्क को नॉन एक्सपेंशन वर्क भी कहते हैं। देखिए बात समझे, जब गैस एक्सपैंड करेगा तो उसमें कुछ ना कुछ खर्चा तो लगेगा ना उसको, तो उस टाइम जो वर्क लगता है ना उसको कहते हैं हम, या कॉन्ट्रैक्शन में उसको हम कहते हैं एक्सपेंशन वर्क। लेकिन ये एक्सपेंशन वर्क नहीं होता है, ये वो काम होता है जो आप सिस्टम से निकालना चाहते हो कुछ अच्छा काम करने के लिए, एक्सपेंशन को छोड़ के, इसीलिए यूजफुल वर्क को नॉन एक्सपेंशन वर्क भी कहते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी का कॉन्सेप्ट समझ आया? व्हाट इज गिब्स फ्री एनर्जी? गिब्स फ्री एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज अवेलेबल इन द सिस्टम इन द फ्री फॉर्म, in the free form in order to do the useful work, in order to do the useful work। but तो G is equal to H minus T into S, ये बात हमेशा के लिए याद रखना। लेकिन you know that Gibbs free energy is a state function, आपको पता है that Gibbs free energy जो है that is G, ये कौन सा फंक्शन है सर, ये तो स्टेट फंक्शन है। what does it mean सर, हम इसकी एग्जैक्ट वैल्यू में कंसर्न नहीं रखते हैं, we want to find it the change in its value। So are you interested in finding the exact value of G, or you are interested in finding the change in the value of G? So in order to find the change in the value of G, can I write delta G is equal to enthalpy change, that is equal to delta H minus, फिलहाल मैं डेल्टा लगाऊंगा, ब्रैकेट में लिखूंगा T into S। यहां तक समझ आया? नीचे लिखो, since most of the chemical reactions, जो प्रोसेसेस होती है या रिएक्शंस होती है, they usually occur at constant, temperature and pressure। now since the temperature is constant, तो क्या डेल्टा टी के साथ लिखोगे तो टी को अलग से करोगे, और टी एस फॉर्म क्या है जो मैंने अभी कहा, टी इंटू एस क्या है, ये एनर्जी फॉर्म है, दिस इज एनर्जी पर मोल, ये एनर्जी ही है। एंथैल्पी एनर्जी, टी एस एनर्जी, जी एनर्जी, इसीलिए तो एनर्जी टर्म्स है ये, ठीक है ना। तो डाल दो यहाँ पे क्या आएगा, देयरफॉर डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस, टी को बाहर निकालो बिकॉज ये कॉन्स्टेंट है, इनटू डेल्टा एस। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन। आप देखिए, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन, यहाँ पे मैं स्टार डाल देता हूं, ये आप हमेशा के लिए याद रखेंगे। क्या? that delta G is equal to change in Gibbs free energy is equal to change in enthalpy minus temperature into change in entropy। ये अगर अब आपको किसी भी प्रोसेस का स्पॉन्टेनियस नेचर देखना हो, स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस नेचर देखना हो, तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, उस टाइम आप यही इक्वेशन यूज करोगे, डेल्टा जी
इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। और इंपॉर्टेंट बात सर, क्या कौन सी इंपॉर्टेंट बात? वो ये बात है दैट जब एक सिस्टम के पास प्यारे बच्चों अवेलेबल एनर्जी होगी, मान लो मेरे पास जब 50 मतलब 1 करोड़ था, मैंने 50 लाख अपने लिए रखे, बाकी जब मेरे पास 50 लाख था तभी तो मैंने काम किया। और जब मैं वो काम करूंगा, मैं चैरिटी दूंगा, तो जब मैंने वो पैसे दिए तो वो पैसे मेरे पास कम हो जाएंगे। जाहिर सी बात है, जब वो पैसे मेरे पास कम हो जाएगी, जो मेरे पास फ्री एनर्जी थी वो मैंने स्पेंड की, मैंने अच्छे काम किए, वो फ्री एनर्जी मेरी ज्यादा होगी कि कम होगी? वो तो कम होगी ना, बिकॉज मैं काम कर रहा हूं, मैं एनर्जी दे रहा हूं। और उस कम होने की वजह से मुझ में स्टेबिलिटी आएगी। बिकॉज हम यही कहते हैं ना, लास्ट में यही टर्म है, लेसर द एनर्जी ग्रेटर द स्टेबिलिटी। अपनी एनर्जी कंटेंट डिक्रीज करो, स्टेबिलिटी की तरफ जाओ। सो यू आर डिक्रीजिंग द फ्री एनर्जी। इफ यू आर डिक्रीजिंग द फ्री एनर्जी इन ऑर्डर टू गो टुवर्ड्स स्टेबिलिटी, इसका मतलब ये है डेल्टा जी नेगेटिव आना चाहिए। नेगेटिव का क्या मतलब है? मैं अपना फ्री एनर्जी कंटेंट कम कर रहा हूं। कैसे कम कर रहा हूं? अच्छा काम करते करते। सो फॉर द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस डेल्टा जी वैल्यू शुड बी नेगेटिव। अगर आप एक काम करोगे, आप चाहोगे नहीं सर जितना मेरा फ्री एनर्जी है 50 लाख मुझे पॉजिटिव में लाना है, यानी कि आप चैरिटी नहीं दे रहे हो, आप चैरिटी ले रहे हो। यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? आप चैरिटी ले रहे हो, तो उसकी वजह से क्या लगता है आपको, जो जिसको जितने पैसे की ज्यादा लालच होती है ना, वो उतना ज्यादा अनस्टेबल हो जाता है, बिकॉज वो लालच कभी खत्म नहीं होती। तो इसका मतलब क्या हुआ? यू वॉन्ट टू गेट स्टेबिलिटी और नॉट? तो हम ये कहेंगे दैट फॉर स्टेबिलिटी फॉर स्टेबिलिटी रादर मैं कह सकता हूं फॉर स्पॉन्टेनिटी। स्पॉन्टेनिटी का क्या मतलब है सर? स्पॉन्टेनियस डायरेक्शन में जाना, मतलब जिससे जो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो, जिससे मेरी एनर्जी कम हो। फॉर स्टेबिलिटी और स्पॉन्टेनिटी, एवरी सिस्टम will decrease इट्स फ्री एनर्जी। वो अपनी फ्री एनर्जी को कम करेगा कि ज्यादा करेगा? कम करेगा ना। जब भी वो अपनी फ्री एनर्जी को कम करेगा तभी तो काम होगा ना। आपके पास पैसे अवेलेबल है, जब आप चैरिटी दोगे तभी तो वो आपके पास कम हो जाएंगे। सो फॉर गेटिंग स्टेबिलिटी और स्पॉन्टेनिटी एवरी सिस्टम विल डिक्रीज इट इज फ्री एनर्जी। दैट इज, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ दैट चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी क्या होना चाहिए? क्या प्यारे बच्चों वो लेस देन जीरो नहीं होना चाहिए? दैट मीन्स दैट इज डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव होना चाहिए। वैसी प्रोसेसेस जहां पे डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव है, उन प्रोसेसेस को स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहते हैं। आ गया हमारे पास पॉइंट। जब भी आप अब स्पॉन्टेनियस नेचर देखना चाहो, यानी कि प्रोसेस होगा कि नहीं होगा, आप डेल्टा जी का वैल्यू फाइंड करना। अगर डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव आया, मैं वो दिखाऊंगा आगे लेक्चर्स में, हम कैसे नेगेटिव आएगा, कैसे पॉजिटिव आ सकता है। फिलहाल मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। जिन प्रोसेसेस के लिए डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव, अब डेल्टा एच ढूंढने की आपको जरूरत नहीं है, अब सीधा डेल्टा जी निकालिए। जिन प्रोसेसेस में डेल्टा जी का वैल्यू, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी का वैल्यू नेगेटिव आएगा, वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगी। तो इसका क्या मतलब हुआ सर? इसका मतलब तो हमारे पास तो पॉइंट 2-3 मिल गए। क्या सर दूसरा पॉइंट? चलो मैं यहाँ पे पॉइंट्स लिखता हूँ। इंपॉर्टेंट नोट कहाँ पे आ गया? देखो नोट्स यहाँ पे आ गए। पहला पॉइंट पॉइंट नंबर फर्स्ट क्या है? पॉइंट नंबर फर्स्ट है, अगर इफ, मैं ऐसे लिखूंगा, पॉइंट नंबर फर्स्ट, इफ डेल्टा जी इज लेस देन जीरो। What does it mean delta g is less than 0? That means delta g का वैल्यू नेगेटिव है। When delta g is equal to नेगेटिव, बताइए बच्चा प्रोसेस क्या होगी सर? उस टाइम प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगी। बिकॉज डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव होने का मतलब है सिस्टम अपनी एनर्जी कम कर रहा है। लेसर द एनर्जी ग्रेटर द स्टेबिलिटी। तो उस टाइम सर सिस्टम प्रोसेस जो है वो स्पॉन्टेनियस होगा। पॉइंट नंबर फर्स्ट। पॉइंट नंबर सेकंड, ये तो समझ आया होगा ना? ये मैं यहां पे इरेज करता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल मैंने दिया आपको गिब्स फ्री एनर्जी समझाने के लिए, इससे सिंपल कोई एग्जांपल है नहीं। देखो पॉइंट नंबर सेकंड सर, अगर अब इफ डेल्टा जी का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो हुआ, ग्रेटर देन जीरो का क्या मतलब है सर? डेल्टा जी का वैल्यू पॉजिटिव है, यानी कि आपके पास, आप चैरिटी नहीं दे रहे हो,
अब आप चैरिटी खुद ले रहे हो, यानी कि आप अपने पैसे बढ़ा रहे हो। जब आप पैसे बढ़ा रहे हो ना कि खर्च करके कुछ अच्छा काम कर रहे हो, तो इसका मतलब है वो प्रोसेस, आप तो एनर्जी इंक्रीज कर रहे हो अपनी। ग्रेटर द एनर्जी लेसर द स्टेबिलिटी, तो उसके केस में प्रोसेस जो होगी थर्मोडायनेमिक्स कन्वेंशन के हिसाब से वो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होती है। जहां पे डेल्टा जी का वैल्यू इंक्रीज होगा तो आप समझ लेना कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस नहीं है बल्कि नॉन स्पॉन्टेनियस है। सर कोई और पॉइंट है क्या? बिल्कुल पॉइंट है। मैं कहूंगा इफ डेल्टा जी का वैल्यू जीरो है। सर क्या कभी डेल्टा जी का वैल्यू जीरो हो सकता है? 100% डेल्टा जी का वैल्यू जीरो हो सकता है। अगर डेल्टा जी का वैल्यू प्यारे बच्चों आपको जीरो आया, इसका मतलब है कि स्टेट फंक्शन है, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी इज इक्वल टू जीरो। वो तभी पॉसिबल है, पहला केस, जब प्रोसेस रिवर्सिबल हो, जब प्रोसेस रिवर्सिबल हो और इक्विलिब्रियम पे पहुंचा हो। 1000 मरतबा कह चुका हूं, जब भी आप एक रिवर्सिबल प्रोसेस में इक्विलिब्रियम पे आएंगे, इक्विलिब्रियम पे डेल्टा एच भी जीरो होता है, डेल्टा एस भी जीरो होता है, डेल्टा जी भी जीरो होता है। इक्विलिब्रियम पे जो भी स्टेट फंक्शंस का वैल्यू होता है ना, चेंज इन वैल्यू, वो जीरो होता है। दूसरी बात, साइक्लिक प्रोसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, साइक्लिक प्रोसेसेस के लिए भी डेल्टा जी का वैल्यू जीरो होगा, बिकॉज साइकिल प्रोसेस में आप इनिशियल से फिर से वापस गोम के इनिशियल स्टेट पे ही आ जाते हो। तो इफ द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी इज इक्वल टू नेगेटिव, द प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस 100%. If the value of delta g is greater than 0, that is, it is positive, the process will be non-spontaneous. And if delta g is equal to 0, the process is reversible and at equilibrium. And for cyclic process as well, the delta g is equal to 0. ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा ना, फिलहाल मैंने आपको डेल्टा जी का ओवरऑल व्यू समझाया, और अगर आप देखेंगे सिर्फ से कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी ही है, अगर आप देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी है, गिब्स फ्री एनर्जी क्या है? सर ये कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी है, जाहिर सी बात है। क्या किसी को शक है इसमें? नहीं होना चाहिए। अगर ये कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी है ना, तो इसके जो यूनिट्स होंगे ना, वो भी एनर्जी के ही होंगे। तो अगर मैं एसआई की बात करूंगा तो इसके यूनिट्स जो होंगे वो प्यारे बच्चों जूल पर मोल ही होंगे। पर मोल के हिसाब से हम लेते हैं तो इसका, या कैलोरीज पर मोल, गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, या अर्गस पर मोल, ऐसे लेते हैं, बिकॉज डिपेंड करेगा आप किस सिस्टम की बात कर रहे हो। तो गिब्स फ्री एनर्जी के यूनिट यही होंगे, इसमें आप ध्यान में रखेंगे। अब इस इक्वेशन को ध्यान में रखते हुए डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, अब डिपेंड करता है सर किसी प्रोसेस के लिए एंथैल्पी फेवरेबल होता है, एंट्रोपी भी फेवरेबल होता है। अगर ये भी फेवरेबल है, ये भी फेवरेबल है, उस टाइम डेल्टा जी फेवरेबल होगा। किसी में ये फेवरेबल होता है, ये अनफेवरेबल होता है, किसी में ये फेवरेबल होता है, ये अनफेवरेबल होता है। तो ये जो डिफरेंट केसेस अब आएंगे, जिसके बिना पे हम बाद में ये कहेंगे कि क्या उस प्रोसेस का ओवरऑल डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, या जीरो आ रहा है, उस बेसिस पे हम डिस्कस करेंगे कि वो प्रोसेस फिर स्पॉन्टेनियस होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, या प्रोसेस रिवर्सिबल होगा। वो हमारा अगला वीडियो लेक्चर नंबर 24 होगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा कि जो कल नीट का पेपर आया था, उसमें एक क्वेश्चन आया था जो मैंने आपको आराम से पढ़ाया है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, दैट गैस इज एक्सपेंडिंग। देखो क्या था, एक गैस है, गैस इज एक्सपेंडिंग, या मैं ऐसे लिखूंगा, ऐसे था, आइडियल गैस अंडरगोज फ्री एक्सपेंशन। बात समझना, आइडियल गैस अंडरगोज फ्री एक्सपेंशन अंडर एडियाबैटिक कंडीशंस। एक आइडियल गैस है जो कि फ्रीली एक्सपैंड कर रहा है अंडर एडियाबैटिक कंडीशंस। नीचे ऑप्शंस दिए गए थे, चलो मैं ये रेज करता हूं, मैं ऑप्शंस आपको बताता हूं। नीचे ऑप्शंस दिए गए थे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो था वो था Q इज इक्वल टू 0, डेल्टा T इज इक्वल टू 0, W इज इक्वल टू 0, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन था Q इज ग्रेटर देन 0, डेल्टा T इज इक्वल टू 0, W इज इक्वल टू 0।
तीसरा ऑप्शन था Q इज इक्वल टू 0, डेल्टा T इज लेस देन 0, समथिंग लाइक दैट, एंड W इज सपोज इक्वल टू 0। और चौथा ऑप्शन था, मान लो Q इज इक्वल टू 0, डेल्टा T इज इक्वल टू 0 एंड सपोज W इज ग्रेटर देन 0। ये ऑप्शंस थे। तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आया है तो आपको शायद आंसर भी पता होगा इसका। तो मैं आपको बताता हूँ इसका आंसर क्या है। देखिए, आइडियल गैस है, मान लो आपने एक कंटेनर लिया, ठीक है, और मान लो सपोज आपने इस पर पिस्टन लिया ऐसे, और मान लो अंदर गैस है। गैस कौन सा है? आइडियल गैस है। देखिए आइडियल गैस है, लिखा है एन आइडियल गैस अंडरगोस फ्री एक्सपेंशन। फ्री एक्सपेंशन का मतलब ये है कि बाहर से प्रेशर कुछ नहीं है, यानी कि ये फ्रीली एक्सपेंड करता है अंडर वैक्यूम, यानी कि बाहर वैक्यूम है। जब बाहर वैक्यूम है ना, तो इसका मतलब है बाहर की वजह से कोई प्रेशर नहीं है। पिस्टन को नेग्लेक्ट करो वहां पे, तो उस टाइम क्या होता है? उस टाइम गैस जो है वो फ्रीली एक्सपेंड करता है। व्हाट डज इट इंडिकेट? वर्क डन गैस तब करता है जब बाहर से कोई एक्सटर्नल प्रेशर का कुछ वैल्यू हो। लेकिन जब बाहर से कोई वैक्यूम है, यानी कि बाहर से वैक्यूम है, एयर है नहीं, तो वो एक्सर्ट वेट नहीं करेगा, प्रेशर नहीं करेगा इस पर एक्सर्ट। तो इसका मतलब है बाहर की वजह से कोई प्रेशर नहीं होगा। तो अगर हम देखेंगे ना, पी एक्सटर्नल 0 होगा। जब पी एक्सटर्नल 0, आप वर्क डन के लिए फॉर्मूला निकालते हो, दैट वर्क डन इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल ऑफ डेल्टा वी। जब पी एक्सटर्नल ही 0 है तो बताओ ये क्या निकलेगा? 0। तो इसका मतलब है वर्क डन 0 आएगा। पहली बात वर्क डन 0 है, वर्क डन W इज इक्वल टू 0 आ गया, पहली कंडीशन मिल गई। तो 0 0 0, इसमें ग्रेटर देन 0 है, तो ये ऑप्शन पहली खलास। उसके बाद देखो अंडर एडियाबैटिक कंडीशंस, आपको पता है ना, जब एडियाबैटिक कंडीशंस होती है हीट का ट्रांसफर नहीं होता, यानी कि वॉल्स जो है वो इंसुलेटिंग है, ना बाहर से अंदर हीट आ रही है ना अंदर से बाहर हीट जा रही है। तो मतलब हीट का वैल्यू 0 है, इसका मतलब है क्यू का वैल्यू 0 होगा। सिंपल बात है, हीट का एक्सचेंज ही नहीं हो रहा है। तो देखिए कहाँ पे है, क्यू का वैल्यू 0 है, क्यू का वैल्यू 0 है, क्यू का वैल्यू 0 है, यहाँ पे क्यू इज ग्रेटर देन 0, तो ये ऑप्शन चला गया। उसके बाद है डेल्टा टी। सिंस द गैस इज एक्सपेंडिंग इन अ फ्री एक्सपेंशन मैनर अंडर एडियाबैटिक कंडीशंस, मतलब ना हीट एक्सचेंज हो रही है, ना अंदर से बाहर ना बाहर से अंदर, इसको कोई काम भी नहीं करना पड़ता, इजीली एक्सपेंड हो रहा है। इसका मतलब है जो भी टेम्परेचर उस टाइम होगा ना, वो भी चेंज नहीं होता है। तो दैट मोमेंट ऑफ टाइम डेल्टा टी इज ऑल्सो इक्वल टू 0। देखिए डेल्टा टी इज इक्वल टू 0, तो कौन सा ऑप्शन सही है? ये वाला ऑप्शन सही था। दैट्स इट। और एक और क्वेश्चन आया था, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स पे क्वेश्चन आया था। काइनेटिक एनर्जी जो होती है एवरेज काइनेटिक एनर्जी, के ई, एवरेज काइनेटिक एनर्जी गैसियस मॉलिक्यूल्स की क्या होती है? 3/2 kT। अब मुझे बताइए ये क्वेश्चंस कितने इजी है, मतलब ये तो एंट्रेंस में होने नहीं चाहिए थे, बट थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछे गए, कभी कभार ही गलत होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप मेहनत करते रहो, आपको एंट्रेंस कोचिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप यहाँ पे फ़िलहाल तो हम थ्योरेटिकल लेक्चर्स ही ज़्यादातर आपके लिए अपलोड करते हैं, लेकिन आप चाहें तो हम आगे आपके लिए एंट्रेंस कोचिंग का एहतमाम भी कर सकते हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना, हमने जो आज गिब्स फ्री एनर्जी का कॉन्सेप्ट पढ़ा, याद रहे ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एंड गिब्स फ्री एनर्जी, जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा, देखो गिब्स साइंटिस्ट का नाम है फ्री एनर्जी, यानी कि एनर्जी जो है फ्री फॉर्म में अवेलेबल है। और जो चीज़ें सपोज आपके पास फ्री फॉर्म में अवेलेबल है ना, आप उससे अच्छा काम करवाना चाहते हो, तो सिंपली डेफिनेशन में कहना है द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज अवेलेबल इन द सिस्टम इन द फ्री फॉर्म इन ऑर्डर टू डू द यूजफुल वर्क। और उसके लिए ये इक्वेशन आप हमेशा के लिए याद रखेंगे, जब तक आपका केमिस्ट्री या फिजिक्स से वास्ता है या थर्मोडायनेमिक्स से वास्ता है। दैट इज डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस। इस इक्वेशन को लेके हमारा डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कंटिन्यू होगा। टिल देन माय डियर स्टूडेंट्स, फी अमानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।